नमस्ते। आज हम 19 जुलाई 2025 के कुछ अहम करंट अफेयर्स पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। ये इस तारीख का भाग 1 है। इस जानकारी खास तौर पर यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए काफ़ी मायने रखती है। हो सकता है कि कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो ये एक तरह से रिवीजन जैसा भी हो जाएगा। हमारे स्रोत कई लेख और रिपोर्ट्स हैं और आज का मिशन है इन स्रोतों से सबसे जरूरी बातें निकालकर ये समझना कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो आज हम ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक, स्वच्छ सर्वेक्षण के नतीजे, जनजातीय महिलाओं के संपत्ति अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सीएआईए के नए निर्देश, पोलावरम परियोजना विवाद, इन सब पर चर्चा करेंगे। कुछ और खबरें भी होंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 की। ये रामसर कन्वेंशन सचिवालय की रिपोर्ट है। दुनिया भर की आर्द्र भूमियों मतलब वेटलैंड्स पर क्या कहती है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट थोड़ी चिंताजनक तस्वीर दिखाती है। इसमें बताया गया है कि 1970 के बाद से दुनिया की लगभग 22% आर्द्र भूमियां खत्म हो गई हैं। ये नुकसान देखा जाए तो निम्न आय वाले देशों में ज्यादा हुआ है और अफ्रीका सबसे बुरी तरह प्रभावित है। और ये चिंता की बात क्यों है? मतलब वेटलैंड्स इतने जरूरी क्यों हैं? देखिए, वेटलैंड्स हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं। वो पानी साफ करते हैं, बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, कार्बन सोखते हैं, कई सारे काम हैं। अच्छा, तो इनके खत्म होने के पीछे मुख्य वजह क्या बताई गई हैं? रिपोर्ट के अनुसार मुख्य खतरे हैं, एक तो बेतरतीब शहरी फैलाव और दूसरा तेजी से होता औद्योगिक और ढांचागत विकास। एक अहम सुझाव इसमें यह है कि रामसर कन्वेंशन के लक्ष्यों को कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क यानी KMGBF से जोड़ा जाए। अच्छा, तालमेल बिठाने की बात है। भारत ने तो रामसर कन्वेंशन 1982 में ही पुष्टि कर दी थी, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो ये जुड़ाव संरक्षण के प्रयासों को और मजबूत करेगा। और समाधान के तौर पर क्या रास्ते सुझाए गए हैं? कुछ ठोस उपाय? हाँ, कुछ उपाय हैं, जैसे राष्ट्रीय योजनाओं में आर्द्र भूमियों को शामिल करना, उन्हें प्राकृतिक पूंजी लेखांकन का हिस्सा बनाना, यानी देश की संपत्ति का हिसाब रखते समय पर्यावरण की कीमत भी आंकना। बिल्कुल, और ब्लू बॉन्ड जैसे नए वित्तीय तरीकों का इस्तेमाल करना। ये ब्लू बॉन्ड खास तौर पर पानी से जुड़े संरक्षण प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं। समझ गई। चलिए अब पर्यावरण से शहरों की साफ सफाई पर आते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के पुरस्कार, ये 9वां संस्करण था। थीम थी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। जी, ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का सर्वे है और ये दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण माना जाता है। अच्छा, इस बार एक नई चीज हुई, सुपर स्वच्छ लीग। इसमें इंदौर, सूरत, नवी मुंबई जैसे शहर शामिल हैं। सुपर स्वच्छ लीग मतलब ये वो शहर हैं जिन्होंने लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अब सिर्फ एक साल की रैंकिंग नहीं, बल्कि निरंतरता पर जोर है। ये तो अच्छी बात है। और बड़े शहरों में टॉप पर कौन रहा? 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले? उनमें अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ टॉप 3 में हैं। और भी कई श्रेणियां थी, जैसे गंगा टाउन, कैंटोनमेंट बोर्ड वगैरह। क्या इस बार कोई नई पहल भी शुरू हुई है? हाँ, 2 खास पहले हैं। एक है स्वच्छ सिटी पार्टनरशिप। इसमें जो शहर अच्छा कर रहे हैं वो अपने राज्य के दूसरे पिछड़ रहे शहरों की मदद करेंगे, उन्हें मेंटर करेंगे। ये तो बढ़िया आइडिया है। और दूसरी है एक्सेलरेटेड डंप साइट रेमेडिएशन प्रोग्राम। इसका मकसद है जो पुराने कूड़े के ढेर जमा हैं उन्हें तेजी से साफ करना, उनका निपटारा करना। ये दोनों कदम जमीनी स्तर पर काफी असर डाल सकते हैं। चलिए अब एक बहुत ही अहम सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जनजातीय महिलाओं के संपत्ति अधिकारों पर। जी, रामचरण बनाम सुखराम मामला। इसमें कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि जनजातीय महिलाओं को संपत्ति के उत्तराधिकार से सिर्फ इसलिए बाहर रखना कि वो महिला है, ये संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है, समानता और भेदभाव न करने के अधिकार का। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 तो अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता है ना? हाँ, वो सीधे लागू नहीं होता, लेकिन कोर्ट का कहना है कि इसका ये मतलब नहीं कि महिलाओं को अपने आप ही अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। तो फिर अब क्या होगा? जमीनी स्तर पर इसका क्या असर पड़ेगा? कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई ऐसी मजबूत सिद्ध रूढ़िवादी प्रथा नहीं है जो रोकती हो, तो अदालतों को न्याय, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों को लागू करना होगा।
मतलब एक तरह से डिफॉल्ट नियम समानता का होगा, है ना? हाँ, कह सकते हैं। ये फैसला जनजातीय समुदायों में लैंगिक न्याय को आगे बढ़ाने में एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। अब बाल कल्याण से जुड़ी खबर, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कारा ने राज्यों को कुछ नए निर्देश दिए हैं। जी हाँ, ये निर्देश किशोर न्याय अधिनियम और दत्तक ग्रहण विनिमयों के तहत दिए गए हैं स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसीज को। इनका मुख्य फोकस है गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों के लिए मनोसामाजिक समर्थन को मजबूत करना। मनोसामाजिक समर्थन मतलब जो गोद लेने वाले माता पिता हैं, जो बच्चे गोद लिए जा रहे हैं, और यहाँ तक कि उनके जैविक माता पिता भी, उन सबको बेहतर काउंसलिंग और भावनात्मक सहारा मिले। इसके लिए जिला और राज्य स्तर पर काउंसलर नियुक्त करने की बात कही गई है। CARA की भूमिका क्या है, एक बार संक्षेप में बता दें। CARA महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। ये भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के दत्तक ग्रहण को रेगुलेट करता है और हेग कन्वेंशन के तहत ये केंद्रीय प्राधिकरण भी है। ठीक है, अब आते हैं एक और अक्सर चर्चा में रहने वाले मुद्दे पर, नदी जल विवाद। पोलावरम परियोजना को लेकर क्या चल रहा है? हाँ, केंद्र सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच पोलावरम परियोजना से जुड़े पानी के विवादों को सुलझाने के लिए एक तकनीकी समिति बनाने का फैसला किया है। ये परियोजना गोदावरी नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। जी, इसके कई उद्देश्य हैं। सिंचाई, बिजली बनाना, पीने का पानी देना और कृष्णा बेसिन में पानी ले जाना भी। विवाद इसलिए है क्योंकि तेलंगाना का आरोप है कि आंध्र प्रदेश ने पानी के बंटवारे पर जो अंतर्राज्यीय समझौता हुआ था, उसका उल्लंघन किया है। ये विवाद तो चलते रहते हैं। ऐसे अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों को सुलझाने की संवैधानिक व्यवस्था क्या है? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अधिकार देता है कि वो ऐसे विवादों के निपटारे के लिए कानून बना सकती है। इसी के तहत अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 बना है। ये केंद्र सरकार को जरूरत पड़ने पर एक न्यायाधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल बनाने की शक्ति देता है। और इस ट्रिब्यूनल का फैसला? खास बात यह है कि इस ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या किसी और कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। उसका फैसला अंतिम माना जाता है। अच्छा, चलिए अब कुछ और अहम खबरें जल्दी से देख लेते हैं। सिम्बेक्स अभ्यास। ये भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच 32वां सालाना अभ्यास था। ये इस बार सिंगापुर में हुआ। ओके भारत के सबसे पुराने नौसैनिक अभ्यासों में से एक है। ओके और आकाश प्राइम मिसाइल ये DRDO ने विकसित की है। आकाश मिसाइल का ही एक उन्नत संस्करण है प्राइम। अच्छा, इसका हाल ही में लद्दाख जैसे बहुत ठंडे और ऊंचे इलाके में सफल परीक्षण हुआ। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे खास तौर पर ऐसे मुश्किल हालात के लिए बनाया गया है। और PM विकास योजना ये क्या है? ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की योजना है। हाल ही में इसके तहत अल्पसंख्यक समुदायों के स्किल डेवलपमेंट और खासकर महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कुछ परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ये कई पुरानी योजनाओं को मिलाकर बनी एक अम्ब्रेला स्कीम है। ठीक है, और आखिर में ग्लोबल फिंडेक्स 2025 रिपोर्ट विश्व बैंक की। हाँ, इसमें भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि बैंक खाता रखने वालों की संख्या करीब 90% हो गई है। ये बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ। कुछ चिंता की बात भी है। हाँ, चिंता की बात यह है कि इनमें से 16% खाते निष्क्रिय हैं, मतलब उनमें कोई लेन देन नहीं हो रहा। और ये आंकड़ा दूसरे निम्न और मध्यम आय वाले देशों के औसत, जो करीब 4% है, से काफी ज्यादा है। ओहो, मतलब खाते तो खुल गए पर इस्तेमाल नहीं हो रहे। जी, तो ये दिखाता है कि सिर्फ खाते खोलना काफी नहीं है, उनका सक्रिय उपयोग भी उतना ही जरूरी है। तो आज हमने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को छुआ, पर्यावरण, शहरी शासन, सामाजिक न्याय, बाल कल्याण, अंतर्राज्य संबंध। ये सब जानना क्यों जरूरी है? जाहिर है ये सभी मुद्दे सीधे तौर पर भारत के विकास, शासन और सामाजिक ताने बाने से जुड़े हैं, और UPSC की तैयारी के नजरिए से तो ये बेहद अहम है ही। बिल्कुल। और आज की चर्चा से एक सोचने वाली बात यह भी निकलती है कि कैसे विकास की जरूरतें, जैसे कोई बड़ी परियोजना, और पारंपरिक प्रथाएं, जैसे हमने जनजातीय उत्तराधिकार की बात की, ये कभी-कभी संवैधानिक मूल्यों और कानूनी समझौतों से टकरा जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम विकास, परंपरा और संविधान के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं, खासकर तब जब अलग-अलग पक्षों के दावे एक दूसरे के विपरीत हों। इस पर लगातार सोचने और संवाद करने की जरूरत है। बहुत सही कहा। आज के इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले विश्लेषणों से जुड़े रह सकें। अगले भाग में हम 19 जुलाई के कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से बात करेंगे।